अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन के काम करने का तरीका। तो अगर हम बात करेंगे तो हार्मोन्स हमारे बॉडी में किसी एक जगह पर प्रोड्यूस होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे दिमाग वाले हिस्से में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका काम हमारे गुर्दों पर भी हो रहा है, हमारी किडनीज पर भी। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो किस तरह से हमारे गुर्दों पर काम कर रहा है, बाकी सेल्स पर क्यों असर नहीं कर रहा, तो ये सारी बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले अगर हम बात करेंगे तो हमें मालूम है कि हार्मोन्स जो हैं कुछ खास सेल्स पर असरअंदाज होते हैं जिन्हें टारगेट सेल्स कहा जाता है। तो लिखा हुआ है हार्मोन ट्रिगर्स चेंजेस इन द टारगेट सेल्स। वो टारगेट सेल में हार्मोन आकर चेंजेस ला देते हैं। और चेंजेस किस तरह से लाएंगे, लिखा हुआ है बाय वन ऑफ द टू जनरल मैकेनिज्म्स। दो तरीके होते हैं, कोई एक तरीका वो अपना सकते हैं। दो तरीके हैं हार्मोन के काम करने के, कोई वो एक तरीका किस तरह से अपनाएंगे, अपने केमिकल नेचर की वजह से। मतलब कि हार्मोन हमारे पास या तो प्रोटीन का होता है, दूसरे हमारे पास है स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स। स्टीरॉयड दरअसल हमारे पास एक किस्म होती है टेरपेनॉइड्स की, और थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो भी हमारे पास लिपिड के बने होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और स्टीरॉयड्स बाकी हार्मोन्स जो हैं हमारे पास, ये दोनों लिपिड्स के हैं। तो हार्मोन्स हमारे पास या तो प्रोटीन के हो गए या हमारे पास लिपिड के बने हुए हार्मोन्स आ गए। प्रोटीन वाले एक तरह से काम करेंगे, लिपिड वाले एक तरह से काम करेंगे। अब उनका काम करने का तरीक़ेकार किस तरह से होगा कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के हार्मोन्स होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो पानी के अंदर हल हो सकते हैं, पानी में वो सॉल्युबल होंगे। लेकिन जो लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, वो लिपोफिलिक हैं। लिपोफिलिक का मतलब ये होता है कि वो लिपिड में तो सॉल्युबल हैं लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये जो हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स है ये भी हाइड्रोफिलिक और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि लिपिड की बात करेंगे वो नॉन पोलर है और उसके जो हार्मोन्स है वो लिपोफिलिक कहलवा रहे हैं। आगे इसी के बारे में मज़ीद हम एक तस्वीर को देखते फिर हम समझते ताकि आपको वहाँ से अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले आप इस तस्वीर में देखिएगा, ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। हमें मालूम है कि डबल लेयर जो होती है, ये डबल लेयर हमारे पास होती है फास्फोलिपिड की। और फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसका एक हेड वाला रीजन होता है और उसकी टेल वाले रीजन्स होते हैं। तो ये जो हैं टेल के रीजन्स एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने और हेड बिल्कुल अलग अलग। तो हेड वाला जो रीजन होता है ये फैटी एसिड्स पर कंसिस्ट कर रहा है। अब जो ये हेड वाला रीजन है, यहाँ से जो दूसरी चीज़ें हैं वो दाखिल नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो तो यहाँ से आ नहीं सकते क्योंकि वो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ लिपिड के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्स में कैसे दाखिल होंगे। हमें मालूम है कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। अब ये प्रोटीन का आगे काम होगा उन हार्मोन्स को, प्रोटीन वाले हार्मोन्स को जो फैट से नहीं बनते, उन हार्मोन्स को आगे लेकर आना। तो इसको हम प्रोटीन के काम के अंदर समझते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें तो प्रोटीन हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग जिसको हम कहते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और दूसरा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये वाटर में तो सॉल्युबल हैं लेकिन लिपिड्स के अंदर इनसॉल्युबल हैं। तो हम कहेंगे ये लिपोफोबिक होते हैं। लिपोफोबिक यानी कि लिपिड को हेट करने वाले, लिपिड के साथ नहीं बनने वाले। आगे इनके बारे में वही बात लिखी हुई है, हैंस दीज हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, ज़्यादातर उसका स्ट्रक्चर फैटी एसिड पर कंसिस्ट करता है। इंस्टीड दे रिएक्ट विद प्रोटीन रिसेप्टर्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द आउटसाइड सरफेस ऑफ द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। अगर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ, उसके लिपिड वाले पोर्शन के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकते, वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। ये प्रोटीन रिसेप्टर्स जो हैं ये इनके साथ में बाइंड करेंगे बाहर से ही। सेल के अंदर ये हार्मोन्स दाखिल नहीं होने वाले, तो सेल के बाहर ही ये प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाएंगे, प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है इन जनरल हार्मोन्स प्राइमरी मैसेंजर्स दैट बाइंड टू द सरफेस रिसेप्टर ट्रिगर रैपिड शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स।
अब ये बाहर से सेल के साथ अटैच होंगे, तो बाहर से सेल के साथ अटैच होंगे, इनको हम प्राइमरी या फर्स्ट मैसेंजर कहेंगे। तो फिर ये जो फर्स्ट मैसेंजर हैं ये बाहर से ही उस प्रोटीन के साथ अटैच होकर के ही एक शॉर्ट रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। उस शॉर्ट रेस्पॉन्स के नतीजे में सेल के अंदर कई ज़्यादा रिएक्शंस होंगे, जिसके नतीजे में फिर हमारे पास एक और मैसेंजर सेल के अंदर बनेगा। इसके बारे में लिखा हुआ है मोर फ्रिक्वेंटली अ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इज़ यूज्ड। तो प्रोटीन हार्मोन्स के केस में दो हमारे पास मैसेंजर सिस्टम यूज़ होता है, एक प्राइमरी मैसेंजर और दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर। ये दोनों यूज़ होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर वो जो हार्मोन है जो कि सेल के अंदर बाहर से अटैच होगा, सेकेंडरी मैसेंजर जो सेल के अंदर मौजूद होगा। तो इसके बारे में लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम व्हेन द हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर द शेप ऑफ द रिसेप्टर इज अल्टर्ड। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो ये शेप जो होगी रिसेप्टर की उसको चेंज कर देगा, ट्रिगरिंग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अल्टर द एक्टिविटी ऑफ सेल। कई ज़्यादा रिएक्शंस होंगे, सेल की एक्टिविटी भी चेंज होगी। इन मेनी केसेस द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन ऑन द रिसेप्टर एक्टिवेट एन एंजाइम। काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये होता है कि जब हार्मोन अटैच होगा रिसेप्टर के साथ में तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। वो एक्टिवेटेड एंजाइम जो है एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। अब ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये हमारे पास सेकेंड मैसेंजर होगा। ये आगे चल करके सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो हम इसको सेकंड मैसेंजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है बिकॉज इट ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम द फर्स्ट मैसेंजर द हार्मोन टू मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। ये हार्मोन से सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ तक मैसेजेस को ट्रांसफ़र कराएगा। सेल के अंदर के काम इस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के होंगे और सेल के बाहर के काम वो हार्मोन के थी। तो हार्मोन अटैच हुआ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो डेवलप हुआ और फिर आगे चल कर के ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होगा ये सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करेगा। मज़ीद आगे लिखा हुआ है द हार्मोन सिग्नल कैन कॉज द टारगेट सेल टू रिएक्ट इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। जो हमारे पास हार्मोन का सिग्नल पहुंचेगा वो जो है सेल को कई ज़्यादा तरीक़ों से काम करा सकता है। और वो किस तरह से काम करेगा? लिखा हुआ है द रिएक्शन में इन्वॉल्व द इंडक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस इस हार्मोन के आने से हो सकती है। एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का काम करना, एंजाइम का बंद हो जाना, ये भी हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। अ चेंज इन सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल सकती है। सेल मेम्ब्रेन का चीज़ों को अलाउ करना ये बदल सकता है। चेंजिंग रेट्स ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की रफ्तार यानी सेल डिवीजन का जो होना है, सेल का डिवाइड होना, इसकी रफ्तार में फ़र्क आ सकता है और सेल की डेवलपमेंट के अंदर भी फ़र्क हो सकता है और उसके अलावा प्रोटीन का रिलीज़ होना ये भी फ़र्क आ सकता है। तो ये हार्मोन के मुख्तलिफ सारे काम हैं जो कि सेल पर जाएगा तो वहाँ पर एंजाइम करेगा। हर सेल अलग अलग होता है, हर टारगेट सेल अलग होगा और हर टारगेट सेल में अलग अलग काम देखने को मिलेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है फर्दर मोर अ सिंगल हार्मोन में बी एबल टू कॉज नंबर ऑफ रिएक्शंस इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल हार्मोन एक सिंगल सेल के अंदर कई सारे रिएक्शंस कराने के कैपेबल हो सकता है। तो ये हमने प्रोटीन हार्मोन्स का डिस्कस किया, जिसको हम एक और तस्वीर से समझते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक ब्लड वेसल, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स हैं, तो ये ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ट्रेवल करेंगे। ब्लड वेसल से होता हुआ ये हार्मोन जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा। ये हमारे पास मिसाल हार्मोन है एपिनेफ्राइन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाइंड करेगा, लेकिन किसके साथ में बाइंड करेगा? ये प्रोटीन के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा। अब ये ध्यान में रखिएगा एपिनेफ्राइन एक पेप्टाइड हार्मोन है और यानी कि ये प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स का बना हुआ हार्मोन है और ये इस लिपिड वाले पोर्शन से क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये सेल के बाहर ही रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा। अब इस हार्मोन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से क्या होगा कि एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और वो एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो चुका है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, जो कि हमारे पास सेकंड मैसेंजर है। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो एक एंजाइम को रिलीज कर रहा है, जैसे कि लिखा हुआ है कैस्केड एंजाइम रिलीज हो रहा है
और लिखा हुआ है इस एंजाइम के बाद कि कई ज़्यादा ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में टूटेंगे, फिर वो ब्लड में चले जाएंगे। तो इसका काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हमने एक सिंपल सा समझा कि जब हमारे पास एपिनेफ्राइन आ रहा है तो उसका काम किस तरह से हो रहा है। एपिनेफ्राइन बाहर ही मौजूद है, वो एक और मैसेंजर बना देगा जो कि फिर बाकी के सेल के कामों को अंजाम देगा। आपकी बुक के अंदर पेश की जाने वाली इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक सेल है। इस सेल को हम सीक्रेटरी सेल कह रहे हैं, यानी कि वो सेल जो कि हार्मोन को सीक्रेट करेगा। ये हार्मोन जो इस सेल के अंदर वेसिकल्स में मौजूद हैं, फिर ये वेसिकल्स करीब आ जाएंगी सेल मेम्ब्रेन से, जिससे ये हार्मोन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और ये हार्मोन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये हमारे ब्लड वेसल में चले जाएंगे। फिर ये हार्मोन्स के मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर उसके रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाएंगे। ये रिसेप्टर है, इसके साथ में हार्मोन अटैच होगा। जब इसके साथ में हार्मोन अटैच होगा तो फिर कई ज़्यादा रिएक्शंस क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे एक क्रिएट होगा। सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे का मतलब है कि सेल को जब बाहर से हार्मोन का इंफॉर्मेशन पहुँचेगा तो वो उसके तरीके से किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा। फिर उसके बाद सेल एक रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा। उस रेस्पॉन्स के अंदर लाजमी बात है हमारा सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होगा और फिर उसके बाद ये जो सेकंड मैसेंजर होगा वो अपने कामों को दिखाएगा। हो सकता है वो जो है हमारे पास जा कर के न्यूक्लियस के अंदर चला जाए और वहाँ जा कर के सेल डिवीज़न को अंजाम दे, न्यूक्लियस की डिवीज़न को अंजाम दे, DNA की रेप्लिकेशन को अंजाम दे। तो ये अलग अलग काम हो सकते हैं हमारे पास हार्मोन के रेस्पॉन्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में, जिन्हें लिपोफिलिक हार्मोन्स कहा गया है। तो इसके बारे में लिखा हुआ स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड आर देयरफॉर एबल टू डिफ्यूज इनटू द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। ये जो है हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स और दूसरे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स दोनों लिपिड में सॉल्युबल हैं, तो इनको प्रोटीन के साथ बाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिखा हुआ एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स इनसाइड द सेल, और ये सेल के बाहर बाइंड नहीं होते प्रोटीन के साथ में, बल्कि ये सेल के अंदर जा कर के बाइंड होते हैं। तो लिखा हुआ है बोथ स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स अल्टर द एक्टिविटी ऑफ जीन्स। थायराइड हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन दोनों ही जीन्स की यानी कि DNA की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। इट में टेक फ्रॉम मिनट्स टू डेज फॉर दोज हार्मोन टू एक्सर्ट देयर फुल इफेक्ट्स। हार्मोन्स को दिन भी लग सकता है, कुछ मिनट भी लग सकते हैं, जब तक कि वो अपना पूरा काम दिखाएं। दीज हार्मोन्स बाइंड टू प्रोटीन रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस। ये सेल के बाहर प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करे, बल्कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होंगे प्रोटीन के, उनके साथ में ये बाइंड हो सकते हैं। द रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू DNA। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ उसे हम रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ये DNA के साथ बाइंड करेगा एंड इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम स्पेसिफिक जीन्स। और फिर जब रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स DNA के साथ बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अंजाम देगा। और ट्रांसक्रिप्शन को आप जानते हैं कि मैसेंजर RNA का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। द मैसेंजर RNA देन मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म एंड डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। फिर ये मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और मैसेंजर RNA के आने से फिर हमारे पास जो काम होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस का, जो कि दूसरा प्रोसेस होता है हमारे पास ट्रांसलेशन का। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर मौजूद होता है राइबोसोम, वहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। तो इन्फॉर्मेशन आई ट्रांसक्रिप्शन से, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ हार्मोन्स की वजह से और उसके साथ रिसेप्टर्स की वजह से। अब यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स को दिखाया हुआ है। ये डिफ्यूज़ होंगे डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं और ये भी लिपिड्स के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर ये सेल के अंदर दाखिल होंगे और सेल के अंदर दाखिल होंगे न्यूक्लियस के ओपनिंग्स में से, ये न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे। न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल मौजूद होगा उसके साथ में ये बाइंड करेंगे। तो प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, वो प्रोटीन रिसेप्टर जो है DNA के साथ में अटैच हो जाएगा और DNA के साथ में अटैच होने के बाद वो मैसेंजर RNA की सिंथेसिस कराएगा। फिर ये मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा और राइबोसोम के पास पहुंचेगा। मैसेंजर RNA राइबोसोम के पास पहुंचेगा और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का यानी कि प्रोसेस शुरू होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। इस बुक की तस्वीर में भी दिखाया हुआ कि ये हमारे पास सीक्रेटरी सेल है जो हार्मोन को रिलीज़ करेगा, और सीक्रेटरी सेल के अंदर दोबारा से वेसिकल्स मौजूद हैं। फिर वेसिकल्स में से हार्मोन्स रिलीज होंगे, ब्लड के ज़रिए से आएंगे, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ब्लड के ज़रिए से ट्रेवल करते हैं।
फिर ये सेल के पास पहुंचेंगे और सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन के बजाय ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएंगे, सेल के अंदर पहुंचेंगे और फिर ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेंगे। टारगेट सेल की जब न्यूक्लियस में पहुंचेंगे तो वहाँ पर प्रोटीन रिसेप्टर मौजूद होगा, उसके साथ में बाइंड करेंगे। फिर क्या होगा कि प्रोटीन रिसेप्टर और जो हार्मोन है दोनों डीएनए के साथ बाइंड करेंगे, फिर ये बनाएंगे मैसेंजर आरएनए को। फिर मैसेंजर आरएनए बाहर निकल आएगा इन्हीं न्यूक्लियस के सुराखों में से और फिर ये जो है हमारे पास उस प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा राइबोसोम के पास में। तो इसी चीज़ को यहाँ पर भी बयान किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।